हेलो बच्चों, आपकी भारी डिमांड पे मैं शुरू कर रहा हूं पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नीट के सिलेक्शन में। अगर आप ध्यान से मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ट्रेमेंडस फायदा होने वाला है। मैं हूं अरविंद सर। मेरा एक अरविंद एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है जो 12th पर फोकस करता है। वहां पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। उनका कहना है कि आप बड़ी सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हैं। और नीट वाले बच्चों के साथ क्या है कि फिजिक्स फोबिया है उनको। तो इस फोबिया को मैं अपने एक्सपीरियंस जो 25 साल का है, अपने हार्डवर्क और अपने इजी एक्सप्लेनेशन से दूर करना चाहता हूं, जिससे आपका सिलेक्शन काफी आसानी से आप ले पाए। जो बच्चा मेहनत करने को तैयार है वो तो पक्का ही ले पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कराऊंगा नीट का। ये 2025 वाले के लिए ये वीडियो है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहां पे चैप्टर होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल प्रैक्टिस पे ही ध्यान देते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करते हैं अपने कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, अपनी चीजों को अरेंज करने के लिए कि स्पीड बढ़ जाए आपकी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही मिसिंग है, आपको चीजें आ ही नहीं रही, तो प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? तो उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स होता है आपकी नीट फिजिक्स के लिए, वो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज है। सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए आपको। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जाम्पल्स हैं। कई बार तो एग्जाम्पल सीधे घुमा के उठा के छाप देते हैं आपके पेपर में। और पिछले 10 साल के कम से कम नीट पीवाईक्यू आपको लगाने चाहिए। अगर आपने ये किया है तो आप बहुत अच्छे फॉर्म में हो, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर लेवल पे हो। और अगर नहीं किया तो मैं सपोर्ट के लिए मैंने क्या किया है, इसको लेकर एक कोर्स बना दिया है, नीट संपूर्ण। और नीट संपूर्ण में तीनों मसले मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11-12 दोनों, एनसीईआरटी एग्जांपल्स 11-12 दोनों, और साथ में 10 साल की पीवाईक्यूज वीडियो नीट के इसमें मैंने बना दिए, जो आपको यहां पर मदद करने को तैयार है। ये काफी है, इससे आप मदद लेके अपने सिलेक्शन को पुख्ता कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस इसमें 1254 है, 1254, जिसमें पीवाईक्यूज की संख्या 634 है, बाकी एनसीईआरटी के सवाल। मतलब बहुत ही मजबूत रिसोर्स है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जो बच्चे चाहते हैं इसको लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर नीट संपूर्ण मिलेगा, उसको लेकर आप अपनी मदद कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि तैयारी ढीली है फिजिक्स की तो। और एक इंफॉर्मेशन और, कि अरविंद नीट चैनल एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं बाकी अपडेट्स आपको देता हूं, जिससे कि आप राइट ट्रैक पर अच्छी मेहनत करके रिजल्ट ला पाए। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, डायमेंशन वगैरह पे सवाल आते रहते हैं। ए फोर्स डिफाइंड बाई F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। अल्फा बीटा अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा इसमें से डायमेंशन लेस फैक्टर है? तो देखिए, आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि अगर f की जो डायमेंशन है वही अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन होनी चाहिए। यानी मैं सीधे लिख दूं, अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो f की होनी चाहिए, और वही डायमेंशन आपकी बीटा टी की भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है। खैर, अभी हम इन दोनों की चर्चा करते हैं, अल्फा के बारे में निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां अल्फा टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर को चाहो तो टाइम का लिख दो, चाहो क्या लिख ही देते हैं। और ये फोर्स का जो डायमेंशन होती है MLT-2 होती है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर नीचे जाएगा, टी की पावर -4 हो जाएगा, यानी MLT-4। ये अल्फा निकल आया, समझ पाए होंगे ना। टी स्क्वायर नीचे, पावर में -2 जुड़ जाएगा, ये तो ये ऐसा हो गया। बीटा टी की बात करते हैं, तो बीटा टी इज इक्वल टू फोर्स डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बीटा रखा, ये टाइम का टी लिख दीजिए, ये MLT-2। तो यहां बीटा की वैल्यू हो गई MLT-3। ये बीटा निकल आया। अब अल्फा बीटा दोनों निकल आया। अब इसके हिसाब से देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में केवल टी का फर्क है, आप देख पा रहे हैं, है ना। यहां देखिए अल्फा बीटा कई कहानी लिखी हुई है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी वगैरह वगैरह। और डायमेंशन लेस चाहिए, तो अगर मैं डायमेंशन लेस की बात करूं तो इसके डायमेंशन इसके डायमेंशन में डायमेंशन के लिए डिवाइड करके ही डायमेंशन लेस हो सकता है। मल्टीप्लाई करोगे तो m वगैरह तो जुड़ ही जाएगा,
वो तो कहीं जा नहीं रहा है। तो अगर आप देखें कि बीटा में अगर मैं एक टी से डिवाइड कर दूं, बीटा अपॉन टी, तो ये वैल्यू ये अल्फा के बराबर हो जाएगी। ये हो गया क्या कहानी, डायमेंशन लेस बनता दिखेगा, यानी ये क्या है, अल्फा के बराबर। तो यहां पर अल्फा टी अपॉन बीटा क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तुम समझ पाए हो भाई? मैंने क्या किया, इस बीटा को आप टी से, बल्कि आप ऐसा करो, इसका उल्टा समझो, क्योंकि डिवीजन मुश्किल से समझ में आता है, मल्टीप्लिकेशन आसानी से। इस अल्फा में आप टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml t माइनस 3। इस वाले में टी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टी कम हो जाएगा माइनस में, और इसी को आप डिवाइड कर दो बीटा से, क्योंकि कम होने के बाद ये बराबर हो जाएगा। तो दिस इज डायमेंशन लेस। ये ज्यादा आसानी है समझने में, डायमेंशन लेस। हमेशा जोड़ना घटाने से ज्यादा इजी है, और मल्टीप्लाई करना डिवीजन से ज्यादा इजी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन, ये रहा, और ये एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़े आसानी से कर लेंगे हम लोग। ए मेटल वायर हैज मास, ये मास दे रखा है, और ये एरर का प्लस माइनस, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर, एंड लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, maximum possible percentage error in the measurement of density will nearly be, जो इन सबसे जो है आप डेंसिटी निकालेंगे उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगी। तो बहुत आसानी से बात इसको की जा सकती है। आप डेंसिटी को, ये मैं यहां लिख देता हूं, जैसे रो को या जिस डी जो भी भाषा यूज करते हो, डेंसिटी को आप लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप बहुत ही आसानी से जानते हैं, m अपॉन v लिख देते हैं। मास का रहा m, और वॉल्यूम का लिख देते हैं पाई r स्क्वायर l। फॉर्मूला टाइप लिख दिया मैंने ये करके। तो आप समझ गए, मास ऊपर है, पाई तो कांस्टेंट है, और रेडियस स्क्वायर इनटू हो गया इसका लेंथ। तो अब यहां पे परसेंटेज क्या एरर क्या रही, फॉर परसेंटेज एरर, फॉर परसेंटेज एरर, इसकी परसेंटेज जैसे आप रेशियो में लिखते आए हैं, जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इनटू 100 इज इक्वल टू, यहां की बात की जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, प्लस पाई का मतलब कुछ नहीं, r स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, प्लस L है तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये एक्सप्रेशन बन गया, और इसके अंदर अब वैल्यूज डाल के हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए आंसर वैल्यू डालते हैं। तो यहां पर आ जाइए, डेल्टा M कितना रहा, ये मास की कहानी थी, ये वैल्यू हो गई डेल्टा M, तो 0.002, और मास कितना रहा 0.4 इंटू 100, प्लस 2 इंटू डेल्टा R, ये रही रेडियस की बात, तो 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100, प्लस डेल्टा L अपॉन L, तो ये रहा L का हिसाब किताब, तो 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। अब इसी को सॉल्व करके आंसर ले लेना है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 प्लस, इस परसेंटेज की बात कर रहे हैं ये, इसको आप हटाएंगे 0 ये कट कुटा के इसे बैलेंस हो जाएगा 0.5। यहाँ आप इसी तरह डेसिमल वगैरह हटाएंगे तो आ जाएगा 0.67, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1.57। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1.6% के। यही आपका यहाँ पर आंसर है। और 1.6% किसका बन रहा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर ये आंसर जो रहा आपका, वो आंसर कितना रहा, ए, और यहां पर आंसर निकाला है। कैसे आया, इसको ये करना आना चाहिए, अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप।
तो बच्चों लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन, 2023 का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए। पूछा क्या गया है, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। ये जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस एंड टेम्परेचर होते हैं, या अनप्रेडिक्टेबल कोई भी चीज हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हवा चल गई, हिल गया एक्सपेरिमेंट, भूचाल, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो सारी जो एरर्स होती हैं, इन एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। पता लगा कोई साउंड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लैब के बाहर एक वो ट्रक ड्राइवर पाँव पाँव करते हुए जा रहे हैं और उस साउंड से कुछ वाइब्रेशंस हो गए और रीडिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं उनको बोला जाता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जो अनप्रेडिक्टेड होती हैं, और इसीलिए ये जो आंसर है यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रैंडम एरर्स। बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ये दोनों सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम की यूनिट्स थी जो बाद में ऐड की गई थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनका मुझे मालूम है, आपको बताऊंगा अभी कि इनकी यूनिट्स तो बता दी गई है, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं ये, क्योंकि एक ही चीज की एक ही तरह की प्रॉपर्टी का ये रेशियो होती हैं। तो ये यूनिट्स होगा लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होगा। मैं आपको मेंशन भी करूंगा, केवल इतना बता देने से शायद आप गहराई ना पकड़ पाएं। अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं तो देखिए, प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा मैं यहां लिख भी दूं, ये इन रेडियंस नापा जाता है, इन रेडियंस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस कह लीजिए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, और इसकी वैल्यू आर। सेम क्वांटिटी देखिए, इसको नापोगे तो एल का डायमेंशन भी आता है एल और रेडियस की भी डायमेंशन एल, तो ये डायमेंशन लेस हो गई। तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इसलिए कैसी हो गई है बेटा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। लेकिन इसकी जो यूनिट्स दे दी गई हैं, और यूनिट आपको दिख रही हैं, रेडियंस इसकी यूनिट होती है, रेडियन इसकी यूनिट होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। ये रही बात सॉलिड एंगल की। ये 3D एंगल होता है बेसिकली, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ये इस तरह से सिंबल है इसका, और इसको लिख देते हैं स्टे रेडियन। स्टे रेडियन इसकी होती है यूनिट। अब इसका भी जो फॉर्मूला होता है आपने याद किया ही होगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो सेम क्वांटिटी है, एरिया मतलब एल स्क्वायर और रेडियस का भी एल स्क्वायर, तो डायमेंशन लेस हो गई। तो फिर आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज, तो ये डायमेंशन लेस हो गई। डायमेंशन, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बात को आप समझने में मदद आपको मिली होगी। और बेटा जैसे मैंने बताया कि इसकी ये यूनिट है, ये यूनिट थी इसकी स्टे रेडियन, और यहां पे भी मैं यूनिट लिख देता हूं जिससे किसी कीमत पे आप कंफ्यूज ना कर पाए, होना भी चाहें तो रोक लिया जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने देखिए केवल लिखा नहीं, पूरी गहराई से आपको बताया है, जिससे रिवाइज भी हो जाए और दिमाग में पकड़ पाए। नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि थोड़ी हमारी वर्किंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ ना, द डायमेंशंस दिस वन बिलोंग टू विच वन, या तो आपको याद हो, और याद कहां तक करेंगे, मतलब अगर डायमेंशन आप याद करने लगे इस तरीके से सबकी, तो फिर पता नहीं कितनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी निकल आएंगी 11th-12th मिला के। आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। मुश्किल है याद करना, असंभव नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कोई महान खिलाड़ी हो जो घोंटी डाले पूरी किताब, वो अलग की बात है। लेकिन नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक का निकाल कर इससे मैच करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। तो मैं
पहला लिख देता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा वो B इंटू ए होता है। B डॉट ए तो बी ए कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो बी ए के बराबर डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाएगा। अब जो B होता है, आपने एक फॉर्मूला ऑल पढ़ रखा है, जो करंट कैरिंग वायर होता है वो IBL के फॉर्म में लिखा जा सकता है। साइन थीटा होता है, साइन थीटा फिर वो डायमेंशन लेस है, तो IBL से हम यहां से जल्दी से B निकाल सकते हैं। B की वैल्यू क्या हो गई, F अपॉन आई इंटू एल। मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से पकड़े होंगे। इसी वैल्यू को यहां पे चिपका दीजिए तो ये फ्लक्स हो गया F अपॉन आई एल, अभी मैं फॉर्मूले टाइप लिख रहा हूं, इनटू एरिया। अब इसकी हम डायमेंशंस मेंशन कर देते हैं, कलर बदल लेते हैं जिससे आप फर्क कर पाएं आसानी से। फोर्स की डायमेंशन सबको याद रहती है, MLT माइनस 2, तो ये M बदला नहीं भाई, वाइट कलर किया था हमने, तो ये रहा MLT माइनस 2, ये एरिया यानी हो गया L स्क्वायर। ये आ गया करंट का एम्पियर इंटू L, इस L ने इस स्क्वायर को मार दिया, और ये भाई साहब फ्लक्स की जो डायमेंशन बनी, ऐसे लिख देते हैं इसकी डायमेंशन, ये हो गया भाई साहब ML स्क्वायर T माइनस 2 ML स्क्वायर, और ये A माइनस 1। ये फ्लक्स की डायमेंशन आ गई, और इस फ्लक्स की डायमेंशन इससे तो मैच नहीं कर रही, ये L है, ये L स्क्वायर है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप करेंगे तो स्पीड में करेंगे। अब दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस कह रहा है, यही निकालने क्या, हाँ चलो जगह तो लग रही है, क्योंकि जरा सा निकालना पड़ेगा। जो सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लीजिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फाई इज इक्वल टू LI होता है, इसको आपको पता ही है। फ्लक्स हम निकाल ही चुके हैं, इसीलिए हमने यही फॉर्मूला पकड़ा है जो निकाला था। अब यहां पर देखिए ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1, और इसका एम्पियर, तो A माइनस 2 हो जाएगा, ये भी नहीं मैच करेगा ऊपर से। ML स्क्वायर T माइनस 2 और A माइनस 2, ये भी नहीं मैच किया, क्योंकि L स्क्वायर था, L स्क्वायर इसमें है, उसमें है नहीं, ये फिक्स हो गया। दूसरा भी, तीसरे की बात करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब क्योंकि L और फाई निकालें तो इसी टर्म में मैग्नेटिक परमेबिलिटी सोचेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तीसरा नंबर लिख देता हूं, म्यू नॉट निकालना है, तो म्यू नॉट के लिए एक फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। इसका इस्तेमाल कर लो, क्यों, क्योंकि L हम निकाले पड़े हुए हैं, म्यू नॉट निकालना है, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई, इस कांस्टेंट को डायमेंशन के लिए N स्क्वायर को छोड़ दो, L इंटू L अपॉन एरिया। मेरे ख्याल से ठीक लिखा है। L का निकला था यहां से ML स्क्वायर T माइनस 2 और A माइनस 2, और साथ में ये लेंथ आ गई इंटू और एरिया का L स्क्वायर, इस लेंथ से इसको काट दो तो ये एक L को खा जाएगा, यानी ML T माइनस 2 A माइनस 2 ये आ रहा है, और ये जहां तक मैच कर गया, जी हाँ ये मैच कर गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और इस हिसाब से आंसर इसका C आ गया है। उम्मीद है ये आप देख पा रहे होंगे, C मतलब ये आंसर। अभी मैं चौथा भी निकाल दूंगा, क्योंकि ये जो सीरीज में बना रहा हूं ये आपको सिखाने की दिशा में है, कोई एक ही सवाल यही थोड़ी आ जाएगा, गारंटी है। तो इस टाइप के जो भी सवाल आए आप कर पाए तो डी वाला पोर्शन, डी मतलब चौथा लिख देता हूं, वो भी निकाल लेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात की गई है। तो आप ये फॉर्मूला तो काफ़ी सालों से मतलब काफ़ी जान ही रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D या R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निकालना है, कांस्टेंट को भूल जाइए क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो गया क्वांटिटी, यहाँ ये कांस्टेंट 4 पाई। Q1 Q2 क्या होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो चार्ज का मतलब हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम AT। तो यहाँ पर देखिए F इंटू R स्क्वायर Q1 Q2, F होता है MLT माइनस 2, R का मतलब L स्क्वायर, और नीचे रहा AT दो बार, तो A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, AT दो बार था तो मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। अब बना लो भाई इससे, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ML इस क्यूब, जी हाँ, और ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा A माइनस 2 और T माइनस 4। उम्मीद है ये बिल्कुल ठीक लिखा होगा,
m की पावर, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, परमिटिविटी, ओ ये फोर्स नीचे आएगा बेटा, मैंने गड़बड़ लिख दिया है, ये FR ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई को मैंने छोड़ दिया है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये a स्क्वायर t स्क्वायर और ये mlt माइनस 2 और ये r स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर पहुँचा दीजिए, इधर लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी m की पावर -1 l स्क्वायर l क्यूब, तो l की पावर -3, फिर रही है a, तो a स्क्वायर और t 4, t की पावर 4, ये रहा आपका कहानी। तो इस तरह से सारे डायमेंशंस मैंने निकाल दिए हैं जिससे आप सीख भी पाए, केवल यही नहीं किया है कि भाई ये मैच कर दिया छोड़ दिया, जिससे कि आप सीख पाए, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन देखिए आते ही हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, ये रहा 2022 का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हिसाब किताब है, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो एरिया आप निकालेंगे जब, तो लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 55.3 इंटू 25 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1382.5 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये आंसर नहीं कर सकते क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसको हमने सेट नहीं किया है। अगर कोई बच्चा यहाँ ऑप्शन मैच कर जाए, मान लीजिए ये मैच कर रहा, सी करेक्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी दो फिगर्स मल्टीप्लाई होती हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में जिसकी होती है आंसर उसी में किया जाता है। तो इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये 25 यानी 2 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहां हम इसको करेंगे राउंड ऑफ, तो इसको क्या लिख देंगे 1.3825 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है तो ये 8 वाले को ड्रॉप करना पड़ेगा, 8 को ड्रॉप करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 3 और यही आपका यहाँ पर आंसर है। अब क्योंकि ये आंसर यहाँ मैच नहीं कर रहा, ये चीज़ यही चीज़ के बराबर है, तो ये चीज़ ही कितनी हो गई, अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 इंटू 10 इस 10 की पावर 2, ये आंसर आपका आ जाता है यहाँ पर, और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर में जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो जो उसके अंदर ओरिजिनल फिगर्स होती हैं उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इसका आंसर आप डी लिखेंगे, डी के अलावा कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, और ऐसे सवाल आप देखेंगे अक्सर पूछे जाते हैं जहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर देते हैं और किसी क्वांटिटी को बोलते हैं उस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखो। तो जो मैं बोल रहा हूं उसी पर बेस सवाल है, अभी सवाल करेंगे तो पूरी चीज आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। तो बोल रहा है इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज हमने चूज कर ली हैं। अब बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालने का मतलब है कि इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एनर्जी को लिखो। तो इसका बिल्कुल सीधा तरीका, कई तरह से ऐसे सवाल किए जाते हैं, बिल्कुल सीधा तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिस के बाद सट सट सवाल निकलता है। ये मान लीजिए एनर्जी जो है कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा दीजिए के, ये तो कर रहा हूं, आपको लगाने की जरूरत भी नहीं। फोर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पावर आ गई अल्फा, और फोर्स के बाद एक्सेलेरेशन था, पावर लिख दो बीटा, और उसके बाद टाइम था तो टाइम का पावर लगा दो गामा, या ए बी सी लगा दो, जो भी चाहो, एक्स वाई जेड लगा दो। ये वेरिएबल अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स वाई जेड जो पसंद आते हैं वो लगा दो आप। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब अल्फा बीटा गामा अगर हम ढूंढ निकालें तो हमारा काम आ जाएगा। उसके लिए हम इन सबकी डायमेंशंस लिख देते हैं। तो चलिए डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं बेटा जी। ये एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है,
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी माइनस टू में एल और मल्टीप्लाई कर दो तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसको भूल जाओ, ये है फोर्स यहाँ पर, तो फोर्स का मतलब होता है एम एल टी माइनस टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एल टी माइनस टू का पावर एल्फा। ये एक्सेलेरेशन है जहाँ तक, तो एक्सेलेरेशन होता है एल टी माइनस टू की पावर बीटा, और ये टाइम है तो टाइम की पावर गामा। अब देखिए यहां पर मैं सीधे ये इक्वेट कर रहा हूं पावर्स को, तो मैं इसको अलग अलग नहीं लिख रहा हूं वरना समय ज़्यादा लगेगा, इतना तो हम लोग प्रैक्टिस में कर ही लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए जो m की पावर है वो कितनी है यहां पर बेटा 1, जैसे आप करते हैं। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं m की पावर l की पावर और t की पावर में। तो m की पावर यहां कितनी थी 1, यहां m की पावर कितनी है एल्फा, यहां m है ही नहीं, यहां m है ही नहीं, यानी एल्फा बराबर 1 आपका आ गया, फट से निकल आया। देखिए हो सकता ना भी निकलता, लेकिन क्वेश्चन ऐसा सेटअप किया गया है कि फट से बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके क्योंकि हमें बीटा गामा भी निकालना है तो l की पावर देख लीजिए यहाँ, तो l की पावर 2 है बेटा जी, यहाँ l की पावर कितनी है एल्फा, यहाँ l की पावर कितनी है, देखिए पावर बीटा आएगी तो एल्फा में बीटा जुड़ जाएगा, है ना, ये जानते हो ना, एल एल्फा इंटू एल बीटा होता है, तो एल एल्फा प्लस बीटा होता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हुई, तो ये एल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया, है ना। ये एल्फा की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दो, क्या जाता है, तो बीटा प्लस 1 बराबर 2, यानी बीटा बराबर 1 आ गया फिर से, तो बीटा भी साहब 1 आ गया। अब गामा के लिए कलर को पीला ले लेते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर कर दो टी, ये टी की पावर को, तो दिस इज -2, यहाँ टी था तो ये -2 एल्फा, यहाँ टी था -2 बीटा, -2 बीटा, और यहाँ टी की पावर आ गई प्लस गामा। ये कहानी हो गई जब हमने टी की पावर को यानी -2 से कंपेयर कर दिया। अल्फा बीटा पता है, गामा फट से निकल आएगा। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, और यहाँ लिखता हूँ -2 अल्फा की वैल्यू 1 थी, -2 बीटा की वैल्यू 1 थी, और प्लस गामा, फिर से लिख दो -2 -2 मिलके हो गया -4, तो अल्फा की वैल्यू हो गई गामा तो 2। मेरे ख्याल से हम लोग जान पाए, 4 प्लस जाएगा नहीं, तब तो जानते ही होगे, उधर गया तो +4 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, बस खत्म। अब ये देखिए अल्फा बीटा गामा, ये देखिए निकल चुका है, कोई इसमें लफड़ा ही नहीं है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए आप डायमेंशन की फॉर्म में, तो E की वैल्यू आप लिख सकते हैं कैसे डायमेंशन की फॉर्म में, F की वैल्यू अल्फा यानी 1, A की वैल्यू बीटा यानी 1, और T की वैल्यू गामा यानी 2, है ना। बस ये एक्सप्रेशन आपका आ चुका है, जिसे आप लिखना चाहें तो F A और ये T स्क्वायर लिख दो, समझ तो रही हो इतना। मैं सोच रहा हूं कि बिल्कुल आप कहीं से कंफ्यूज ना हो, सरल कर दूं एकदम। तो ये आंसर है, अब मिला लेते हैं, किससे मिल रहा है में टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर सी वाला है मेरे ख्याल से, हाँ जी, तो ये सी आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे ये जो सवाल आए, बस यही तरीका पकड़े रहो, बाकी कई तरीके जो समझ में आए कर सकते हो, 2-3-4 तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सोचना नहीं पड़ता है बिल्कुल। आप लिखे अपना कैलकुलेट करते गए, और ये अल्फा बीटा गामा जो आता है वो बहुत भीषण कैलकुलेशन नहीं देते, 90% वो सरल ही होता है। हाँ 10% टेढ़ा पड़ जाए तो थोड़ा समय ले लेगा, निकल तो आएगा ही, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, ये रहा 2021 का क्वेश्चन बेटा, आइए देखते हैं। लिखा है दी E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है भाई, और E/G का डायमेंशन पूछा है, रेशियो मतलब, तो E और G के डायमेंशंस हमको पता होने चाहिए तभी तो रेशियो निकाल पाओगे। तो एनर्जी का तो आप जानते ही हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जानते हैं ना, वर्क एनर्जी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का होता है mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो गया mL² t-2। तो ये भाई एक चीज तो हमने एनर्जी की निकाल ली। अब कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कहानी सेट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। तो G की वैल्यू कितनी हो गई, F(r²) अपॉन m1 m2, बहुत शानदार। F की वैल्यू हुई mL/t-2, R की तो लेंथ ही होती है, और मास मतलब
ये मास का m हो गया, तो नीचे m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सेट करोगे तो ये इसका डायमेंशन कितना हो गया, ये ऊपर गया m-1 और l क्यूब एंड t-2। तो ये मैंने ये दोनों के डायमेंशन यहाँ निकाल दिए हैं। अब क्या करना है, इसका रेशियो ले लेना, और करना क्या है। तो यहाँ पर साहब मैं इसके रेशियो पे आ जाते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ E/G। बढ़िया तरीके से ये रहा E ml² t-2 अपॉन ये G का हो गया जो m-1 L3 और t-2, ये जो वैल्यू लिखी थी वही वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दी है। अब इसको सेट कर लीजिए आप, ये m ऊपर चला जा, यहाँ लिख देते हैं m ऊपर चला गया तो बन गया m²। ये L2 था, ये L3 ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1, -2 इसको जाएगा तो खा जाएगा T⁻0। तो इसकी डायमेंशन इसको अलग अलग लिखा है, तुम भी अलग अलग लिख दो, m² L-1 और ये रहा आपका T⁻0। ये आंसर आपका आ चुका है। और इसके हिसाब से अगर आप मैच करने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा आपका। ये ऑप्शन बी मैच कर गया। देखिए कोई समस्या की बात इन सब में होती ही नहीं है। प्रेम पूर्वक ठंडे, थोड़ी प्रैक्टिस आपको लगेगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए गलती के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो आप और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एकदम गलती ही नहीं होगी, पूरे नंबर आ जाएंगे। खैर इसको नोट कर लीजिए आप, है ना। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का सवाल। ये सवाल स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के सवाल अक्सर आ जाते हैं, उनमें से ये स्क्रू गेज का सवाल है। ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। अच्छा देखिए, जब भी आप स्क्रू गेज से रीडिंग निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग, मतलब जो रीडिंग जिसकी भी निकाल रहे हैं वो रीडिंग का मतलब है। ये स्क्रू गेज का फॉर्मूला है, तो लिखते हो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल छोटा पड़ जाएगा यहाँ, रीडिंग, फिर इसके बाद लिखते हो प्लस ब्रैकेट में सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, एलसी लिख देते हैं, समझ जाओगे, और -0 एरर। ये फॉर्मूला है स्क्रू गेज से रीडिंग निकालने का। आपको आता होगा, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 0, तो ये हम कलर बदल लेते हैं एक बार। ये देखिए मेन स्केल की वैल्यू 0 दे रखी है, हमको पता है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग दे रखी है 52 डिवीजन। ये सर्कुलर स्टेट का रीडिंग दे रखी है 52, और लीस्ट काउंट के लिए कहानी दे रखी है, और 0 एरर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 0 एरर इसमें नहीं है, ठीक। जब बोला नहीं तो काहे को, है ना। अब बात शुरू करते हैं। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल correspond to 100 डिविजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल, इससे निकलेगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी याद करके रखें। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के कॉन्टेक्स्ट में पिच अपॉन टोटल नंबर ऑन सर्कुलर डिविजन्स। सर्कुलर स्केल पर जितने डिविजन्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं आप। तो ये हो गया, पिच की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 mm, और डिविजन्स कितने हैं यहाँ पर 100 डिवीजन है, तो हमने 100 से इसको कर दिया डिवाइड। ये n डिवीजन किसके लिखे होते हैं, सर्कुलर स्केल पर जितने डिविजन्स होते हैं। डिवाइड मारोगे तो 0.01 mm आ जाएगा। ये एलसी निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ रहे हैं। तो डायमीटर की बात की जाए, जो इन्होंने नापा है, डायमीटर डी लिख देते हैं। मेन स्केल डिवीजन 0, समझ पाए आप। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 इंटू एलसी, एलसी है 0.01, और 0 एरर की कोई चर्चा नहीं है, तो छोड़ दिया जाएगा उसको। अब देखिए इसे 0 ही है, इसको ही मल्टीप्लाई करके लिख लो, डबल दिख रहा भाई कि 0.01 लगा दिया, तो ये हो गया 0.52 मिलीमीटर। ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मिलीमीटर में आंसर ना देके सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर में लिख लो, उसमें क्या जाता है। ये तो 0.052 सेंटीमीटर,
ये देखिए आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से ऑप्शन मिला ए। ये देखिए यहां पर ए इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल मैंने सारी चीज आपको बता दी, फॉर्मूले याद रखिए, बहुत आसान होता है ये सब, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। एक ही सेट पैटर्न है, घुमा घुमा के वही लगाना रहता है, तो इसको आप नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही आसान तरीके से, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आपको एग्जाम टाइम में हो रही है, ये स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी है। आपको जो स्ट्रेस हो रही है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकें कम से कम फिजिक्स की भाषा में, और इस्तेमाल कर सकें फिजिक्स के रूल उस पर। कह रहे नहीं, वे वापस आते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। बहुत ही कोई इसमें दिक्कत होती नहीं। तो इसकी डायमेंशन ही एरिया, तो बहुत दिकड़ी सवाल है। फोर्स का होता है mlt-2 और एरिया का होता है L²। बस बचा ही क्या इसके अंदर, ml-1t-2। ये आंसर हो चुका है और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। तो ये देखिए आंसर यहां पर डी बन गया। तो बिल्कुल आसान, इससे हलवा सवाल आपको क्या मिलेगा, ये मतलब ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये रहा 2020 का क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। लिखा हुआ टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से चलना है। What is the value of this minus this? देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब फिगर के हिसाब से जब आप जोड़ते या घटाते हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो डेसिमल के जो ओरिजिनल नंबर्स होते हैं उनके लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक आंसर दिया जाता है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही आंसर देंगे, क्योंकि ये छोटा है। इसमें देखिए डेसिमल के 4 पॉइंट तक गए हैं। तो जोड़ने घटाने में ये चीज इस्तेमाल की जाती है कि ओरिजिनल नंबर में जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक गया है वही आंसर उस फॉर्मेट में आता है। तो चलिए कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इतने से तो आप समझ ही गए, जो मैंने बोला याद आ गया होगा। -0.0099 घटाओगे तो 9.9801 मीटर आपका आ गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखना है तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना था। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 0 ड्रॉप करना है तो 0 देखिए 5 से बड़ा बड़ा कुछ लफड़ा हुआ नहीं, तो 9.98 मीटर आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन यहां पर अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर आ गया। बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। तो जोड़ने घटाने में हम देखते हैं ओरिजिनल नंबर के लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, और गुणा भाग में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल नंबर्स की बात करते हैं, उसी फॉर्म में आंसर देते हैं। उम्मीद है ये स्पष्ट होगा, जिससे आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बेसिक और सरल सवाल था। स्क्रू गेज के ऊपर है। स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट of इतने मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, आप जानते हैं जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो क्या होता है, पिच अपॉन एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब यहां पर हमको दे रखा है, देखिए लीस्ट काउंट दिया, डिवीजन, पिच पूछा, जहां तक कहां गया भाई पिच, बस निकल आया। ये देखिए पिच की वैल्यू क्या हो गई, LC इंटू एन। LC कितना है, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, एन दिया था 50, तो ये वैल्यू हो गई 0.5 मिलीमीटर। आपका आंसर हो गया। इससे ज्यादा इसमें समझाने को कुछ बचा ही नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए तो 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका बैठ रहा है। हो गया सवाल, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ समझाने को है ही नहीं, बहुत आसानी से सवाल लग जाता है। तो इसको आप नोट कर लें यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। इस सवाल में ये वर्नियर कैलिपर का जहां तक सवाल है, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो लिखा द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स
पर सेंटीमीटर। यानी जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर की, इतना तो आपको पता ही होगा, उसमें मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे चलो बना देते हैं, ऐसे लिख ही दो यहां पर 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अंदर डिविजन्स कितने हैं बेटा? कलर बदल लें तो ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसमें डिविजन्स एन डिविजन्स है, देखिए कहा है, आपको समझा रहा हूं, ऐसे ऐसे डिविजन्स कितने हैं? एन डिविजन्स हैं। फिर आगे की कहानी लिखी है, तो देखिए जो पढ़ देते हैं फिर आपको बताते हैं। एन डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद दिस वन डिवीजन, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। हमको निकालना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, पहले ये दिखा देता हूं आपको, तो आप समझ जाओगे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो लीस्ट काउंट को आप एक फॉर्मूला और होता लंबा सा लेकिन छोटा, आप याद रखें, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ पाए हो ना? ये लीस्ट काउंट का मामला है वर्नियर कैलिपर के सेंस में, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन हम यहां से निकाल रहे हैं और वर्नियर वाला अभी हम निकाल के दिखाएंगे। तो मेन स्केल डिवीजन का मतलब है कि ये जो एक खाना है, ये खाना कितना बड़ा है? मेन स्केल डिवीजन यानी एक डिवीजन का कितना पोर्शन है। तो ये जो वैल्यू निकलेगी, कलर को फिर से बदल रहे हैं, ये एक डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन थे, या आप कह लीजिए n डिवीजन थे 1 सेंटीमीटर में। तो एक डिवीजन कितने का हो गया? 1/n सेंटीमीटर का। यही तो हुआ, और क्या हुआ? बस। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? मेन स्केल, इसी की वैल्यू को बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो 1 MSD बराबर 1/n, इस तरह से सेंटीमीटर आपने लिख दिया यहां पर। तो ये MSD निकल आई है, VSD भी निकल आए, तो सवाल खत्म हो जाए। आइए निकाल लेते हैं VSD की बात। अब VSD के लिए लॉजिक दे रखा है कि जो n डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन का, वो कोइंसाइड करता है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो देखिए दूरी की बात करें तो n-1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं n मेन स्केल डिवीजन के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई डिस्टेंस है ना कुछ, वो डिस्टेंस अगर वर्नियर कैलिपर में नापते हो, जो कोइंसाइड किया हुआ है, वो निकल रही है n-1 VSD, और इसमें n खाने उस चीज को कवर कर रहे हैं। तो n-1 VSD इज इक्वल टू n MSD। अब यहां पर देखिए, ये रहा n-1 VSD, n और MSD की वैल्यू क्या थी? मेन स्केल डिवीजन की, वो थी 1/n। इसको 1/n कर देते हैं। तो ये देखिए यहां तो हमें लग रहा है ये कटी गया लग रहा है n-1। तो VSD कितनी निकल आई यहां पर? हमें लगता है कुछ, एक बार ध्यान से, कुछ उल्टा लिख गए लग रहा है। हाँ, ये उल्टा लिख गए हैं। ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है n-1, फिर से चेक कर लो भाई, n डिवीजन वर्नियर स्केल की है और n-1 मेन स्केल की है, उल्टा लिख दिया था। अब यहां पर VSD लिख दिया और n-1, और एक MSD की वैल्यू कितनी है? 1/n। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करें 1 VSD कितनी हो गई? n² हो जाएगा, यानी n-1/n²। ये देखिए निकल आया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम इन दोनों में पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखिए वैल्यू जो निकाली हुई है, तो यहां पर देखिए लीस्ट काउंट कितना हो गया? मेन स्केल डिवीजन था 1/n, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? n-1/n²। n², देखिए कितने आराम से आ जाता है। ये रहा n², ये n आ गया, -n, घटा रहे हो तो ये +1 हो जाएगा, कट गया, और वैल्यू आ गई 1/n²। और ये वैल्यू 1/n² सेंटीमीटर में आएगा लीस्ट काउंट। ये आपका आंसर आ चुका है। और इसके हिसाब से अगर आप वैल्यू देखें तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बात खत्म। पूरा मैंने देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक क्लियर कर दिया कि लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीजन में रिश्ता क्या है, कितने डिवीजन्स वर्नियर स्केल के कितने मेन डिवीजन से मिल रहे हैं, डिस्टेंस तो वही है भाई, इतना खाने में वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो थोड़ी सी डिवीजन्स की मेन स्केल से कम होती है, इसीलिए वो फिट हो जाता है उसी में जाके। खैर नहीं, वो छोड़ो, अभी जब पूरा सेशन लेंगे वर्नियर स्केल का तब बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बैलेंस कर गया यहाँ पर, और वैल्यू आपके सामने आ गई, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए नोट करें इसे। तो बेटा करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन, और ये एरर पे है, परसेंटेज एरर वाला सवाल जो रहता है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ABCD, और उसमें कितनी कितनी एरर आई है, 1%, 2%, 3%, 4%, जो आपने मेजरमेंट किया, और उन क्वांटिटीज से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो उसमें कितनी हो जाएगी मैक्सिमम एरर, वो पूछेंगे। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, जहां x का एक फॉर्मूला दे रखा है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इसके बेसिस पे आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 परसेंटेज एरर में। a की बात लिखो तो ये पावर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप जानते हैं, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 बाहर कर देंगे, परसेंटेज में जोड़ मारेंगे। ठीक, तो यहां लिखा 2a इंटू a प्लस ये आधा पावर है b का, तो डेल्टा b अपॉन b। फिर इस पे आ जाओ c पर, तो 1/3 डेल्टा c अपॉन c। आप जानते ही हम माइनस नहीं लगाते नीचे है तो, नहीं माइनस लगा के बैठ जाओ कहीं, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। अब परसेंटेज के फॉर्म में दिया ही था तो परसेंटेज के फॉर्म में सीधे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, तो ये परसेंटेज इंटू 100, तो परसेंटेज आ गई 1%। फिर आधा इंटू डेल्टा b अपॉन b थी 2%, फिर ये है 3%, और ये है साहब 4%। ये वैल्यू हो गई 2, ये 1, ये 1 और ये 12, जोड़ दो 12 2 14 2 16, यानी 16% आपका आंसर हो जाएगा। और 16% का मतलब है ऑप्शन नंबर सी का सही होना। इस तरह से बड़े आसानी से आप सवालों को निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन बेटा, आइए देखते हैं। लिखा था यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर यहां पर कोई स्लैब ले लें हम और इसको T1 कह दें, इस एंड के टेम्परेचर को, इस एंड के टेम्परेचर को T2, और ये मान लें कि T1 T2 से बड़ा है, तो Q का फ्लो इस तरफ होएगा, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। इनके बीच की अगर चौड़ाई ले लें, इसको बोल दीजिए x, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम a ले लें, तब आप फॉर्मूला लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का। अगर लिखे वो होगा K = Q × x, A T1 माइनस T2 इंटू टाइम T। ये टाइम T है, कितने टाइम में कितना हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है, अब इसी से हम इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। कोई मुझे नहीं लगता डायमेंशन नहीं, यूनिट निकालनी है, तो K की यूनिट निकालने चले गए। ये Q है, Q का मतलब तो एनर्जी जा रही है यानी जूल, X मतलब इसका डिस्टेंस है दैट इज मीटर, ये A है तो एरिया स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर यानी केल्विन में डिफरेंस आ जाएगा, ये टाइम है यानी सेकंड में आ जाएगा। ये यूनिट है, थोड़ा सा और देखते हैं। ये m वाला इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और जूल अपॉन सेकंड हो गया वॉट, और ये हो गया 1/m इंटू 1/k। तो इसको लिख सकते हो वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये आपका यूनिट आ गया। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो फॉर्मूला याद होना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में सिलेक्शन के लिए। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूं, फिजिक्स को आप थोड़ा सा कब्जे में अगर नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने देगी। इसकी न्यूसेंस वैल्यू है आपके लिए। मुझे तो अच्छी लगती तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको हो सकता है अच्छी ना लगती हो तो भी मजबूर करेगी पढ़ो, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा आपका।
आप कैलकुलेट करके देखना, अगर 50 नंबर फिजिक्स में आ जाएं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। 590 नंबर ही आ सकते हैं फुल पे फुल लाने पर, केमिस्ट्री बायो में भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें काम भर के नंबर जरूर स्कोर किए जाए। 150 अगर स्कोर हो जाए तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सकता है। खैर एनीवे, बात को पकड़ते बन रहा होगा तो ये और फिजिक्स में बेहतर करने के लिए फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। आपके यहाँ क्या होता है, बहुत आधे से ज्यादा सवाल तो फॉर्मूले ही बेस आते हैं। फॉर्मूले अच्छे से पता है कि हाँ भाई ये चीज है, ये लगती है, इसका सिंबल का ये मीनिंग है, लगा के छुट्टी कर दो। खैर इसको नोट कर लो आप यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का सवाल, आइए देखते हैं। लिखा है स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। स्मॉल स्टील बॉल का हम निकाल रहे हैं डायमीटर, स्क्रू गॉस से निकाल रहे हैं, जिसका लीस्ट काउंट हमको दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। इफ स्क्रू गॉज हैज a 0 एरर, इतना द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। तो देखिए रीडिंग क्या होती है डायमीटर ऑफ बॉल, डायमीटर लिख देते हैं केवल, वो रीडिंग कितनी निकल आएगी, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू LC लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला है जो आप सिंपली लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ये मेन स्केल डिवीजन पे कितना था 5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 और लीस्ट काउंट कितना 0.001 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट देख लीजिए कितना है, 0 एरर, माइनस में है तो माइनस 0.004 सेंटीमीटर। अब इसको आप यहां पर सॉल्व कर डालिए। ये 5 मिलीमीटर की रीडिंग थी, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो तो ये वैल्यू हो गई 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 इंटू 0.001 सेंटीमीटर प्लस 0.004 सेंटीमीटर, सबको जोड़ दीजिए आप तो वैल्यू आ जाएगी 0.529 सेंटीमीटर। ये आपका रहा आंसर यहां पर, और ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाता है डी। बस सिंपल फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, खत्म कीजिए केस को। तो मेरे ख्याल से आप ये सीख गए होंगे, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड दिस वन, जहां पर सी वेलोसिटी है लाइट की, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ई है यहां पर इसमें चार्ज। इसके फॉर्म में हमको ऐसे सवाल आते रहते थे, इसके फॉर्म में लेंथ को लिखना है। तो आप लेंथ की अगर बात कीजिए तो लेंथ इज इक्वल टू लगा दो तो एक डायमेंशनल कांस्टेंट लगा दो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और हम वैल्यूज बाकी की वैल्यूज यहां पे रखते हैं। ये पकड़ लीजिए जैसे ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान लीजिए पावर p है। फिर दूसरे के पकड़ रहे हैं ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी पावर q ले लो, और ये c जो इससे मीट कर इससे लिंक्ड है वो पावर r में है। अब हमको ये p q r डायमेंशनल वैल्यू लगाकर p q r की वैल्यू लिख देंगे। हमको सबके डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले डायमेंशन, लेंथ का तो डायमेंशन पता है, सबका एक एक करके लिखता हूँ, फिर फीड कर देंगे इसके अंदर। तो आपको सिखाना है इसलिए ज़रूरी है। तो जैसे c की बात की जाए तो c थी स्पीड ऑफ लाइट, तो LT-1 हो गया, ये स्पीड होता है। जैसे स्पीड क्या होता है LT-1। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं g की, तो नंबर 2 g पकड़ लेते हैं, ये होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से g की बात करेंगे अगर आप तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो ये हो गया MLT-2, r का मतलब लेंथ का स्क्वायर, मास है तो मास का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m की पावर -1 L³ T-2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कहानी है।
डायमेंशन ना। अब इसकी बची डायमेंशन, ये देखिए, इसको पूरा निकालने की जगह परमिटिविटी से ना भिड़ो, एक लॉजिक देखो। आप कूलॉम्स लॉ जानते हो ना, 1/4πε0, ये Q1 Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो अपॉन d²। अब हमें इतनी, देखिए इतनी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो, E² अपॉन 4πε0, और ये हो गया F इंटू d²। F होता है mLT-2, और ये d का मतलब है लेंथ का स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, mL3T-2। मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे। तो ये यहां पर आप देखें तो इसकी वैल्यू हो गई mL3T-2। तीनों के डायमेंशन आपने निकाल लिए। अब यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस चालू कर दो। बात समझ में आई? खैर मैं लिखता हूं, करके दिखाता हूं, जैसे पूरी बात पकड़ ले। ये लेंथ की बात थी, तो लेंथ में तो आप लिख सकते हो m0, L1 और T0। यहां के को छोड़ दो, इसका डायमेंशन क्वांटिटी ले लो। डायमेंशन ये था mL3T-2, और पावर लग गई इसकी P। इसके बाद G की बात करो, कहाँ गया, ये G है, m-1 L3T-2, और इसकी पावर Q, और ये स्पीड ऑफ लाइट थी LT-1 लिखा ही हुआ है, तो यहां पर भी लिख दीजिए LT-1 का पावर R। ये डायमेंशनल फॉर्म। अब इसको थोड़ा खसका के इक्वेट करना शुरू कर दो, फिर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक कलर चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सीधे ही कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग लिख देता हूँ, इतना तो हम लोग को आना चाहिए। m की पावर है यहाँ 0, यहाँ m की पावर है p, यहाँ m की पावर है -q आ जाएगा। ये देखिए -q आ गया ऐसे, यहाँ m है ही नहीं, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आप देख पाए p बराबर q आ गया, एक रिलेशन मिल गया है। चलिए अब दूसरी निकालते हैं। यहाँ l की वैल्यू 1 है, यहाँ l कितना है 3p, यहाँ l कितना है 3q, और यहाँ कितना है LR, PQR लिखा था तो प्लस R। ये रिलेशन हो गई आपकी किसकी, जो L बराबर 1 से मिलाई हुई है। चलिए T वाले के भी रिलेशन ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कुछ इससे और आसानी मिल जाए। तो मैं T, चलो इसके आगे लिखता हूँ, 0 हो गया T वाला, यहाँ पे T हुआ -2p, यहाँ T हुआ -2q, और यहाँ T हुआ -R। ये देखिए दो रिलेशन हमारे सामने यहाँ पर आए हुए दिख रहे हैं। अब किसी से वैल्यू निकाल के किसी में पुट करेंगे तो बात बनेगी। यहाँ P बराबर Q है ना, तो अगर मैं P बराबर Q इसके अंदर पुट कर दूं तो ये वैल्यू देखिए कितनी बन जाएगी, 1 बराबर, ये P डाला तो 3p + 3 6p हो जाएगा। समझ पा रहे हो, Q की जगह P, तो 3p + 3p यानी 6p + R है ना। और यहां पे भी आप ये P Q और ये वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, या मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं, नहीं वैल्यू ही रख दो। तो ये R की वैल्यू क्या रही, यहां से R की वैल्यू आ गई 1 - 6p। मैं क्या करूंगा, सबको रिड्यूस कर दूंगा। यहां पे आ जाओ। अब यहां पर देखो क्या है, मैं P के फॉर्म में सबको लेके आऊंगा। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 0 - 2p, और ये Q की जगह P रख दो तो -2p, और R की जगह 1 - 6p, 1 - 6p। उम्मीद है समझ पाए हो आप। सॉल्व करनी इक्वेशन हमने वैल्यू निकाल के पुट कर दी, कुछ किया नहीं है। तो 0 बराबर -4p -1 + 6p, तो ये वैल्यू हो गई 0 बराबर 2p - 1, यानी p बराबर आधा। P बराबर जब हाफ आ गई तो Q इसके बराबर है, तो Q भी हमारा P बराबर Q था, यानी Q बराबर भी हाफ आ गया। PQ हमको पता है, यहाँ P की वैल्यू रखो तो R निकल आएगा, तो R लिख देते हैं 1 - 6, और P जहां तक निकालिए हाफ, तो R की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई। तो ये देखिए तीनों वैल्यूज हमने जहां गोले लगाए हैं वो आ गई। अब इस फॉर्मूले में मेंशन कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है,
इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, नीचे नहीं करना चाहते तो आप यहीं छोटा लिख देता हूँ, चलो कलर को बदल कर। तो यहाँ पर देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू, ऐसे कर दो, छोटा छोटा के लिख देंगे, K छोड़ दीजिए क्योंकि K डायमेंशनलेस है, इसकी पावर P थी तो P की पावर आधी है, तो ये रूट में चला जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं। खैर मैं लिख देता हूं, तो ये वैल्यू रही E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पावर चली गई हाफ। फिर ये G का Q था, Q भी आधी है तो G भी इसी में ले लो, इसकी भी पावर हाफ होगी ना, ठीक है। अब उसके बाद बचा C की पावर R, C की पावर -2 है, तो ये हो गया 1 अपॉन -2 ऊपर था, तो ये जब C की पावर -2 लिखोगे तो वो अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा। समझ पाए हो ना, ये C की पावर -2 कहीं पे लिखो तो इसको 1 अपॉन C स्क्वायर लिख देते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ये आपका आंसर है यहाँ पर। अब हम मैच कर लेंगे और देखिए यहाँ से कुछ फिगर दिख रही, थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ देखिए ये जो मैच हो रहा है वो आपका D से मैच हो रहा है, ये तो आंसर इज D। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहीं पे लिख देते हैं D इज द ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे, काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया है जिससे आप सवाल निकाल लें। हाँ, इस तरह का सवाल आएगा तो थोड़ा डायमेंशन वगैरह लगा के थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाती है। अब जो सवाल आया है थोड़ा लंबा सवाल हो गया है, लंबा मतलब आपको तो कुछ सेकंड्स में करना होता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन 1 मिनट में ये अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कर पाएंगे। तेज़ी से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी, अगर कुछ की याद है तो फटाफट रख पाओगे और फिर करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बहरहाल करने का तरीका आपके सामने है और कैसे किया गया ये बिल्कुल एकदम कोई दिमाग लगाने वाला प्रोसेस नहीं है, आराम से निकल आता है। तो ये इसका ऑप्शन डी था, नोट करें। खैर नोट किया होगा, पॉज करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, जिससे पूरी बात आप यहां पर सीख पाएं। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे ही बेस्ड है। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब देखिए g कई बार आता है इन सवालों में, तो g को याद ही कर लो, डायमेंशन इसका। आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इनके कॉम्बिनेशन में कैसे आवेगा, तो वही हो गया l की वैल्यू आप लिख दें कोई कांस्टेंट, और h की पावर लिख दीजिए p, और c की पावर q, और g की पावर r। अब हम फिर वही डायमेंशन फॉर्मूला बना के लिख देंगे। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का मामला क्या रहता था, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये हो गया h बराबर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये 1 अपॉन t लिख सकते हो। एनर्जी होता है ml स्क्वायर t-2 और 1 अपॉन t, तो ये डायमेंशन कितनी आ गई यहाँ पर देखेंगे, ml स्क्वायर t-1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आई है। दूसरी देख लेते हैं, c जो था स्पीड ऑफ लाइट वो थी lt-1। तीसरी बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ये हम पहले आपको दिखाए भी हुए हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, तो g का जो डायमेंशन हो जाएगा m lt-2 इंटू एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर, यानी g की जो डायमेंशंस आए m-1 l क्यूब t-2 आ गया। ये आपने तीनों के डायमेंशन निकाले हैं, इसमें फीड करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए आप। तो चलिए स्पीड से करते हैं। ये रहा लेंथ, यानी m की वैल्यू 0, l की पावर 1, t की पावर 0, k का बात खत्म हो गई है। ये हो गया m l स्क्वायर t-1 पावर p, lt-1 का पावर q, और g की वैल्यू थी m-1 l क्यूब t-2 और पावर r। अब यहां पे कंपेयर कर देते हैं हम लोग। अब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 0 है, यहां m की वैल्यू आ जाएगी देखिए p, यहां m की वैल्यू नहीं है, यहां आ जाएगी -r, तो p माइनस r की वैल्यू हो गई यहां पर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब चलते हैं दूसरा कंपैरिजन करते हैं।
एल की वैल्यू 1 है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए एल कितना है 2p, और यहाँ एल कितना है +q, यहाँ एल कितना है 3r। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, t बराबर 0 है, यहाँ t कितना है -p है, यहाँ t कितना है -q है देखिए, और यहाँ कितना है -2r है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इन तीनों इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पीछे रिड्यूस की थी, पी आर को पी में चेंज कर दो, दोनों पी में आ जाएंगी। तो मैं इन दोनों में अगर पी बराबर आर रख देता हूं, यहां से क्या निकाला, जहां पर आर दिख रहा है वहां पी पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी पहली वाली 1 = 2p + q, और ये हो जाएगा 3p। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 1 = 5p + q। और इस इक्वेशन में आ जाओ 0 बराबर ये -p -q -2r की जगह p। तो ये इक्वेशन बन गई 0 = -3p -q। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ये तो मेरे ख्याल से बराबर निकल के आ रही हैं। ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 आ गई, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 2p। तो p बराबर आधा आ रहा है यहाँ पर, जैसा आप देख पाए हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या दिख गई, p बराबर ½ और p और q, p और r बराबर थे तो r बराबर भी ½ आ गया है। p और r की वैल्यू कितनी है, आधी। q निकालनी है तो इस वैल्यू से निकाल लो। अब यहाँ पर वाइट कलर ले लेते हैं, मैं एरो लगाना चाह रहा था, ये यहाँ पे खींच लो इसको। तो 1 = 5p + q, 1 लिखा, p की वैल्यू हमने निकाली है आधी, तो q कितनी हो जाएगी 1 - 5/2, तो ये वैल्यू आ रही है -3/2। तो ये देखिए वैल्यू निकल आई, ये निकल आई है यहाँ से। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ गया, फॉर्मूला ऊपर था, तो यहीं पर फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ तो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, तो आंसर क्या रहा अब आपका, L को जो लिखना होगा, ये यहाँ पर आप डायमेंशनल कांस्टेंट छोड़ दीजिए, h की पावर p, p कितना है आधा, फिर आ गया c का पावर q, q कितनी है -3/2, और उसके बाद है g की पावर r, r भी आधा है। ये देखिए रिलेशनशिप हो गई, माइनस प्लस को एडजस्ट, एक डायमेंशनल कांस्टेंट चाहो तो लगा दो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर शायद नहीं लगा तो मत लगाओ, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये हो गई h रूट में है, g रूट में है, तो hg हो गया रूट के अंदर, और नीचे ये c की वैल्यू चली जाएगी 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। अभी दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर ए आपका, ये देखिए यहाँ पर √hg/c की पावर 3/2, और यही वैल्यू यहाँ पर देखिए आई हुई है। कोई भी इस ऐसे प्रोसेसेस में आपको दिमाग एकदम नहीं लगाना है, बस एक सेट प्रोसीजर है। देखिए जब भी कोई, जिसे आप बोलते हैं एल्गोरिदम, किसी चीज की, जैसे आप कल को डॉक्टर बनेंगे तो एक पेशेंट को ट्रीट करने के एक प्रोसीजर होगा ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे पढ़ेंगे। तो एल्गोरिदम आप मोटा मोटा समझ लीजिए, तो एल्गोरिदम पकड़ने के बाद उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो बड़ी जल्दी होने लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 4 स्टेप ऐसे ही डील करने हैं आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे सवाल आपको अक्सर पहले देखिए काफ़ी मिला करते थे, 2016 का ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही छोटे में दिखाता हूँ आपको, दिख तो आपको रही है, नोट कर लिया जाए इसको। तो इसको आप पॉज करके मेरे ख्याल से नोट किए होंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जैसे पूरी बात आपके सामने निकल आए, ये पूरा आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या चीज बोली है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गई, ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, वेयर ईटा, रो एंड आर आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर गिवन बाई। बस वही करना है, एक्स वाई जेड निकलने, यानी फॉर्मूला वही बनाइए जैसे आप लिख रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी बोला है, क्या बोला है, इसकी जो डायमेंशन है आप यहाँ पर ईटा एक्स
रो डेंसिटी y और रेडियस है जहां तक x की वैल्यू, r की वैल्यू z, एक्स वाई जेड आपको यहां पर निकालना है। इस सबकी डायमेंशन आपको चाहिए होंगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की तो आप जानते हैं LT-1 होती है। ये ईटा के लिए दिक्कत होगी, तो ईटा मैं निकाल देता हूं आपको। देखिए ईटा के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए dv/dx, ये फॉर्मूला होता है। तो ईटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इंटू dx अपॉन dv, और ये यहां पर a भी लिख दो यहां। तो ये वैल्यू हो गई mLT-2, dx का मतलब l, एरिया का मतलब l², और dv का मतलब LT-1। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या बनी, l से काट दो तो ये m तो m ही रहा यहां बेटा, और ये l-1 बचेगा, और ये t-1 बचेगा। ये ईटा आपने निकाल लिया। बाकी सब तो मेरे ख्याल से डेंसिटी में, चलिए डेंसिटी भी निकाल देते हैं आपके लिए, कोई समस्या नहीं है। डेंसिटी आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का m, वॉल्यूम का l³। तो ml-3, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा रेडियस है, वो रेडियस आपका l ही हो जाएगा, वो जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। ये वेलोसिटी थी, तो m की वैल्यू 0, LT-1 बराबर आ जाओ, ईटा में डायमेंशन था ml-1 t-1, और इसकी पावर लगा दीजिए यहाँ पर x। डेंसिटी की बात कर लेंगे तो डेंसिटी की बात थी ml-3, और ये वैल्यू रही y, और ये l है यहाँ पर, तो इसको l के ऊपर लगा दो z। उम्मीद है बात पकड़ पाए। ऑन कंपेयरिंग, अब आप कंपेयर कर दीजिए बेटा। तो कंपेयर करने में m की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो पावर देखो ये हो गया x, और यहाँ हो गया प्लस y, बस x प्लस y बराबर 0, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी l की वैल्यू 1 है, यहाँ l देखो कितना है -x, यहाँ है -3y, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कुछ छूट रहा है क्या, l वहाँ भी है तो प्लस z, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। t की पावर -1 है, यहाँ देखिए -x आ जाएगी, और t किसी में है नहीं, तो यहाँ से तो भाई x बराबर 1 सीधे आ चुका है। अब दोनों में x बराबर 1 पुट, ये पहले में पुट करो तो y आ जाएगा। देखिए इसको इसमें पुट कर दिया तो ये कितना आ गया, y बराबर -x, और x की वैल्यू है 1, तो y बराबर -1। तो ये देखिए y यहाँ पर -1 आ चुका है, x ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें बाकी वैल्यू पुट कर दो तो 1 बराबर x कितना था -1, तो ये माइनस माइनस मिलके +1 आ गया, और -3 इंटू, सॉरी वो y था, तो ये रहा x की जगह 1, तो -1 और +3 आ जाएगा। y -1 था, और z आपको निकालना है, तो z कितना हो, ये बचा यहाँ पे 2, तो ये -1 आ रहा है z। ये देखिए तीनों वैल्यू आपने निकाल ली। तो x की वैल्यू क्या रही यहाँ 1, y रही -1, और z रही -1। ये आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो एक्सप्रेशन अगर मैच करने चाहें तो C वाला मैच कर रहा है। ये यहाँ पर आंसर देखिए C ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर C है। इस तरह से देखिए वर्किंग की गई है, आराम से निकाल लीजिए। जैसे मैंने बोला कि एल्गोरिदम जो होती है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो अगर सेट पैटर्न में होते हैं तो 4-6 बार प्रैक्टिस करने पर वो हाथ चढ़ जाता है। जैसे मालूम हो कि कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बाउंसर ही मारेगा तो पहले पे आप घबराएंगे, अब दूसरी भी बाउंसर आनी है तो कम घबराएंगे, और तीसरे पे छक्का मार देंगे आप, क्योंकि मालूम है कि बाउंसर आनी है। तो इसको करने का प्रोसेस अगर आपको मालूम है तो जैसे ही सवाल दिख जाए 1, 2, 3 सवाल बाद कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये रहा 2014 का क्वेश्चन, और लिखा है फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास R। तो अगेन करने का तरीका जो होता है, जो मास है उसको आप लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी कांस्टेंट, और ये फोर्स की वैल्यू ले लीजिए A, वेलोसिटी को लिख देते हैं B, और टाइम को लिख देते हैं C। तो इसकी ये मास था, तो डायमेंशन का मास m आ गया, L0 T0 लिखो चाहे ना लिखो, आप इतने समझदारी हैं। फोर्स की बात करें तो mLT
2 की पावर a, वेलोसिटी होता है lt माइनस 1 की पावर b, और टाइम का मतलब हो गया पावर c। ऑन कंपेयरिंग शुरू कर दो, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। m की पावर है यहाँ पे 1, यहाँ m कितना है a, बाकी में है नहीं, तो a बराबर 1 तो पहले ही आ गया। दूसरे में l की वैल्यू है 0, यहाँ l है आपका a, यहाँ l है b, वहाँ है ही नहीं, a था 1 तो b बराबर -1 आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ से b बराबर -a है और a की वैल्यू 1 है, तो दैट इज b बराबर -1। तो a आ चुका है, b आ चुका है, अब c और निकालना है। ये t की पावर 0 है और लेते हैं t बराबर 0, ये हो गया -2a माइनस b प्लस c। इसको इधर लिख लेते हैं आराम से, तो 0 रहा, a कितना था -1, b कितना है, a था सॉरी a है 1, a है 1 और b है आपका -1 प्लस c। तो 0 बराबर -2 प्लस 1 प्लस c, तो 0 बराबर -1 प्लस c, यानी c बराबर 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, अब बन गया, काम खत्म। ये देखिए, इसकी बातचीत कर ले तो इसको आप लिख सकते हो, मास को एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, f की वैल्यू a कितना आया है यहाँ पर 1, और वेलोसिटी का आया है b -1 है, और t का वैल्यू c यानी 1 है। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, बस यही है, आंसर आ चुका है। इसको कह दीजिए, यहाँ बात की जाए तो fv -1 एंड t की वैल्यू 1, डी ऑप्शन मिल रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा, देखिए, कोई इसमें भी आपको परेशानी नहीं है, एक सेट पैटर्न है, जैसे मैं एल्गोरिदम की बात कर रहा था, और आप उसको लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों, करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा आपका 2013 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत आसान है। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। अब देखिए, इसके लिए तो क्या करेंगे, दोनों की डायमेंशन निकाल के मैच करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। कितना याद करेंगे आप, वैसे ही याद कर करके दिमाग चौक हो जाता है आदमी का। तो पहला वाला देखते हैं, इम्पल्स का क्या हो जाता है भाई, फॉर्मूला पता है आपको। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है mlt - 2, टाइम होता है t, तो mlt - 1, ये आ गया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन सिग्मा लिख दूं क्या, या चलो सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ये हो गया mlt - 2 अपॉन l, कट गया, तो ये mt - 2 आ गया। दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात करते हैं आंसर 2 पर, जहां पर पहली बात है एंगुलर मोमेंटम की। ये देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इंटू एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। याद होगा, उम्मीद कर रहे हैं, i इंटू ओमेगा, ऐसे लिखते थे ना, i इंटू आई ओमेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। याद होगा आपको, i की जगह लिखते हो mr², और ओमेगा होता है पर सेकेंड। तो ये ओमेगा लिख रहा हूं, पर सेकेंड लिख दूंगा। इसकी डायमेंशन लिख दीजिए, मास की होती है m, और लेंथ की हो जाएगी l², और रही बात ओमेगा की तो t-1। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। दूसरा क्या, वर्क। तो वर्क का तो हम लोग को याद रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml² t-2। ये दोनों देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये भी छुट्टी हो गई इसकी। आइए हम लोग देखते हैं नंबर 3 वाले की कहानी। 3 में दिया वर्क, तो वर्क का हमने निकाला ही था ml² t-2, और दूसरा रहा टॉर्क। ये मैच कर जाएगा बेटा, क्योंकि जो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स पैरेलल फोर्स, बीच का डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क ही आता है। तो अगेन ml² t-2, ये देखिए मैच कर गया। तो ये जो आंसर है इसका वो आपका सी हो चुका है। लेकिन क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए लास्ट वाले को भी कर लेंगे, जैसे काहे को छोड़ें। तो ये रही बात चौथे नंबर की, जो निकाला जा रहा है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है,
जिसे आप वाई से लिखते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये देखिए वैल्यू लिखेंगे तो फोर्स लिखते हो MLT, पूरा एक साथ लिख दो, F इंटू ये लेंथ कटी जाएगा तो फोर्स अपॉन एरिया, तो MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, तो ML माइनस 1 T माइनस 2। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी तो वर्क ही होती है, ये रही एनर्जी, तो हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे आप देख पाए सी ही आंसर होगा, बाकी मैच नहीं कर रहे। इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान देके प्रैक्टिस बनाएंगे, स्मूथ चलेगा, बस थोड़ा समझ लीजिएगा। फिजिक्स में ये है कि कोई भी चीज़ जब आप करें, भले याद करें, याद करना पड़ता है फिजिक्स में काफ़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन समझे बिना याद करेंगे तो फिजिक्स में दिक्कत ही दिक्कत है। तो खैर इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर लिखी हुई है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये फॉर्मूला दिया, परसेंटेज एरर बताना है, तो आप जानते हैं इसके लिए डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 परसेंटेज में चल रही है, और परसेंटेज एरर दे रखी है, तो इसमें देखिए पावर 3 है, तो 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A प्लस ये B की पावर 2 है, डेल्टा B अपॉन B प्लस C सिंगल है, तो ये हो गया डेल्टा C अपॉन C, D भी सिंगल है, पावर मतलब 1 है, इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर में दे ही रखा है, तो 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A, परसेंटेज में 1%, ये 2%, ये 3% और ये 4%। तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 3 3 6 और 8 14 आ गया, 14% आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन नंबर है सी, ये सी सही हो गया। इसमें बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे, कोई समस्या यहां पर नहीं है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिमाइंड दिलाऊंगा, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बेस्ट रिसोर्स फिजिक्स के लिए क्या है, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल कई बार सीधे आ जाते हैं, घुमा के छोटा करके उसको दे देते हैं, और पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज, इन तीनों को लेकर मैंने कोर्स बना दिया आपके लिए नीट संपूर्ण के नाम से। इसके अंदर एनसीईआरटी क्लास 11-12 का दोनों का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मेरी सरल भाषा में। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 11-12 के पूरी किताब के सरल भाषा में आपको मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, और नीट के 10 साल के पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो आप नीट संपूर्ण लेकर अपने काम को आसान कर सकते हैं, सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, और ये काफी है, ये आपको जरूर 150 प्लस लाने में मददगार साबित होगा। वैसे तो ये स्ट्रांग है, उससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे आप। 1254 इसके अंदर क्वेश्चन है, 1254, जिसमें पीवाईक्यू 634 है, और करीब इसमें से घटाएंगे तो मोर देन 620 के आसपास आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड अरविंद नीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्डवर्क और इजी एक्सप्लेनेशन से, सरल भाषा से, कि आपके अंदर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस जगाया जाए, जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।